हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये हमारी जो है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र की जो परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण सारांश रूप में पाठ्य वस्तु इसमें लाई जा रही है। हमारी जो इतिहास की 6 से 8 तक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हमने इसको जो है 6 से 8 तक फिर से ला रहे हैं, जिसमें ये और भी शॉर्ट में है। पहले हमने दो दो तीन तीन टॉपिक के एक लेक्चर लाया था। अब ये संपूर्ण एनसीईआरटी जैसे हमने इससे पहले कक्षा 6 की आ चुकी है, उसमें हमने दो पार्ट में लाया था। पार्ट पहला था एनसीईआरटी और दूसरा है कि एनसीईआरटी की जो अतिरिक्त परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पार्ट 2 में उसमें आया था। इसी प्रकार इसमें भी कक्षा 7 से संबंधित जो हम कक्षा 7 में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें एनसीईआरटी सारांश रूप में एक ही क्लास में है। और इसके बाद जो एक पार्ट और आएगा, उसमें जो इसके अतिरिक्त जो छूट रहा है जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, वो जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो दूसरे पार्ट में आएगा। यहाँ पर मेरे दो कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके कोई सवाल है तो उन सवालों को आप जो है, या आपको वीडियो कैसे लग रही है, इसके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आपके वाजिब सवाल होंगे, कोशिश करूँगा उनके जवाब दूँ। आपके कोई जो है अन्य सब्जेक्ट पे या अन्य टॉपिक पे कोई वीडियो, तो उससे भी संबंधित विचार करूँगा। वीडियो बनाने में या वीडियो जो है कभी कभी हो जाता है कि काफ़ी दिन बीच में गायब हो जाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि मेरी व्यस्तता रहती है। ये सारी वीडियो बनाना और वीडियो जो है इससे संबंधित जो मैटर तैयार करना, वो सारे जो है स्कूल के बाद हो पाता है, स्कूल क्लास के बाद हो पाता है। तो कभी स्कूल में बहुत सारे वर्क रहते हैं, उसमें व्यस्तता रहती है, और उसके बाद फिर समय निकाल करके ये सब काम करना होता है। कभी स्कूल में किसी प्रकार के बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे फंक्शन मनाए जाते, बहुत सारे जो है फंक्शन करवाए जाते हैं, और स्कूल में बहुत सारे कार्य हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है, उसके बाद ये सब टाइम निकालना पड़ता है, और आप लोग जो है इंतज़ार करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और आप लोग जो है इसमें जो है भारी हमने एक पिक्चर लगा रखी है, इस पिक्चर में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक नहीं, इसमें जो है 3 पिक्चर है। ये चोलकालीन कांस्य मूर्तियां हैं। चोलकाल की जो है कांस्य मूर्तियां काफ़ी प्रसिद्ध थी। दूसरे में यहाँ पे जो एक काष्ठ कला है और एक जगन्नाथपुरी की काष्ठ कला है। यहाँ पर जो है इसमें जगन्नाथपुरी काष्ठ कला में कृष्ण कृष्ण सुभद्रा और जो है बालभद्र को दिखाया गया है। और इसमें जो तीसरी वाली है, तो ये रजिया बेगम है, जो पहली जो है महिला सुल्ताना थी, भारत की पहली महिला शासिका थी, उसको दिखाया गया है। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे, जिसमें ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण मानना होगा वही देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको ही देखेंगे। तो जिसको जो है विस्तृत में देखना है, वो जो है मेरे फिर और लेक्चर भी पड़े हुए, आप उनको देख सकते हैं। और ये जो है सारे जितने भी एनसीईआरटी कक्षा 7 में जो 8 टॉपिक है,
उन सब जो है 8 टॉपिक है, एक ही वीडियो बनाई गई है। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिणी भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर की तरफ है। जो यूरोपीय नाविक आते थे, यूरोपीय जो है व्यापारी आते थे, अपनी समुद्र यात्रा के दौरान इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो जो पहले जो नक्शा बनाया गया था वो नक्शा जो है आज जहाँ पे हम जो है दक्षिणी भारत देखते हैं, उसमें नक्शे में वो जो है उल्टा दिखाया गया था और उसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यूरोपीय नाविक और व्यापारी आते थे 13वीं-14वीं शताब्दी में, वो किस नक्शे का प्रयोग करते थे? तो अल इदरीसी के द्वारा, और ये अरब का जो है व्यापारी था, इसके द्वारा जो है बनाए गए नक्शे का इस्तेमाल करते थे। और इसमें जो है भारत को कहाँ दिखाया गया था? भारत को जो है, जो दक्षिणी भारत वो जो है उत्तर की तरफ था या दक्षिण की तरफ था? तो वो दक्षिण की तरफ था। या श्रीलंका को किस तरफ दिखाया गया था? या समुद्र को, जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर उत्तर की तरफ दिखाया गया था। ये आप जो है ध्यान रखें। और 17वीं शताब्दी में एक जो है मानचित्रकार और था फ्रांसीसी, उसने एक जो है मानचित्र बनाया, लीस्ले, उस मानचित्रकार का नाम था। लीस्ले ने जो है एक मानचित्र और बनाया जो आज के वर्तमान मानचित्र, जैसे हमारा आज का वर्तमान मानचित्र है वैसे ही उसका बनाया हुआ मानचित्र है। तो 17वीं शताब्दी में बना, लेकिन उससे पहले जो जितने भी व्यापारी आते थे, यात्री आते थे, वो उसी अल इदरीसी के द्वारा बनाए हुए, वही अरब का जो है एक मानचित्रकार था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, एक इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज, 13वीं शताब्दी फारसी के इतिहासकार है, तबकात ए नासरी इसकी पुस्तक है। कई बार पूछी जाती है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज ए सिराज है। नासरी में जो इनकी अपनी वो नासरी पुस्तक है, तबकात ए नासरी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने सबसे पहले, मिनहाज ए सिराज ने। और क्या कहता है? उनका जो आशय था हिंदुस्तान शब्द से, वो जो है जो वर्तमान का पंजाब है, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। तो इनके जो है, इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ये किस क्षेत्र के संबंधित था? तो ये आप लोग ध्यान रखना कि किस क्षेत्र का था। सल्तनत के प्रसार, जैसे जैसे यहाँ पे सल्तनत का प्रसार हुआ के साथ इस शब्द के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आए, क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। क्या सल्तनत काल में जो है हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत सम्मिलित था? तो वो कभी नहीं था। या कहा जाए उसमें कि पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, इनमें से कौन सा नहीं था? तो दक्षिण भारत जो इसमें सम्मिलित नहीं था। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो किससे संबंधित है? उनका जो इसमें हिंदुस्तान शब्द प्रयोग है वो इस उपमहाद्वीप के जो है भूगोल है, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है बाबर ने किस किस चीज के लिए किया है? यहाँ के भूगोल के लिए किया, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया है। तो ये जो है आ सकते हैं इनमें से जो है किस चीज के लिए, किससे संबंधित किया गया और क्या इसमें नहीं है, कोई एक और शब्द आ जाएगा जिसके लिए जो है जो नहीं है। तो आप इनको ध्यान रखना कि ये जो है इन चीजों के लिए किया गया। यहाँ प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो। अब जो बाबर ने जो है प्रयोग किया है हिंदुस्तान शब्द का, इसी प्रकार का प्रयोग जो है 14वीं सदी के अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान। तो हिंद का जो प्रयोग किया है अमीर खुसरो ने भी इसी प्रकार किया कि यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ पशु पक्षियों के लिए, यहाँ की जो वो यहाँ के मानव संस्कृति उनके लिए किया। और अमीर खुसरो और बाबर का एक जैसे ही है। मध्य युग में हम देखते हैं कि मध्य युग में, और मध्य युग का इतिहास हम मिडिल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि अनजान व्यक्ति, जैसे आज भी कोई अनजान व्यक्ति है, तो अनजान व्यक्ति जो उस संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। अनजान व्यक्ति जो उस संस्कृति का अंग है विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी। तो इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं कि जो अजनबी शब्द है, अनजान व्यक्ति है, उसको जो है हिंदी में क्या कहते हो, फारसी में क्या कहा जाता है, या मध्यकाल में उसे क्या कहा जाता था।
या किसको जो है विदेशी कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत, अब राजपूत जो शब्द है के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वह सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो यानी सेना में जो है जो सेवारत है वो लोग भी आएंगे, सैनिक भी आएंगे, और सेनापति सैनिक और जो शासकों की सेवा में भी है सैनिक के अलावा भी वो लोग भी राजपूत के अंतर्गत आते थे। सामंत वर्ग आएगा, राजा भी आएगा। कवि और चारण, अब ये कवि और चारण कौन थे? तो राजपूतों की पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो राजपूतों की स्वामी भक्ति और पराक्रम की गुणगान करने वालों को ये जो है ये लोग कौन थे? चारण और कवि। तो इनका काम ये था कि राजपूत जो है राजपूतों की पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करना। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाते थे। तो जो विभिन्न जातियां थी ये जो है अपने अपने समाज अपने अपने समुदाय के लिए अपने अपने हिसाब से नियम कानून भी बनाते थे। तो चलो जो है सामान्य बात है, यानी हर जगह जो है एक ही नियम कानून नहीं चलते थे। कहने का मतलब है कि पूरे राज्य में जो है राजा के द्वारा बनाए गए नियम कानून है, बल्कि वहाँ की जो जातियां थी वो अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से वहाँ पे नियम कानून बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के, अब ये जो ये नियम है जो बने हुए अलग अलग जगहों पे, ये जो है जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जो है जिसे जो है कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो उस समय जाति पंचायत थी और ये जो है जाति पंचायत क्या करती थी? अपने अपने समाज के लिए नियम कानून बनाती थी। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो बहुत सारे गांव ऐसे थे मुखियाओं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाषा और क्षेत्र 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है और इससे संबंधित यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अलग जो है इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। जैसे कहा जा रहा है कि हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, यानी दक्षिण भारत कर्नाटक में द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, और बारी तमिलनाडु में, और जो है गौंडी बंगाल में, अवध जो है कहाँ पे बोले थे? अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी भाषा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो ये जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भाषाएं इन्होंने बताई कि कहाँ पर कौन सी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा जो है और बोली जाती थी। किन किन भाषाओं का वर्णन किया है और जो है अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, तो इन भाषाओं का आप ध्यान रखना। और कह रहा है कि इन भाषाओं का विपरीत एक और भाषा जो संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये तो सभी जगह बोली जाती है, लेकिन ये कैसी भाषा है? एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो लोग इसको जानते हैं। जैसे आज के टाइम पे अंग्रेजी हो गई है, तो अंग्रेजी भी जो है सब लोग तो नहीं जानते हैं, कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की बात की गई कि ब्राह्मण जानते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो ये जो है कुरान शरीफ का संदेश जो है व्यापारियों और जो है 7वीं सदी में पहुंच गया था। ये व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री न्यायशास्त्री, जिन्हें क्या कहा जा रहा है? उलेमा। तो उलेमा क्या है? न्यायशास्त्री धर्मशास्त्री है ये। तो ये इनको देते थे। तो इस प्रकार के शब्द पे भी कभी पूछा जा सकता है। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो जो शिया और सुन्नी का यहाँ पे विवाद है, तो शिया क्या है? जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते, वो शिया कहलाते हैं। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के पर्वतों को स्वीकार करते थे। तो खलीफाओं के पर्वतों को स्वीकार करने वाले सुन्नी है,
और जो पैगंबर जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते हैं, वो जो है शिया कहलाते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती। तो एक खलीफा कौन है? जो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले, यानी इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले स्टार्ट में ये जो है क्या कहलाते थे? खलीफा। और ये खलीफा की जो है परंपरा अभी भी चल रही है। इस्लामी न्याय सिद्धांत, इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफी और शफी ऐसे सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो इस्लामी न्याय सिद्धांत है, भारत में कौन कौन सी थी शाखाएं थी इसकी? हनीफी और शफी। उन्नीसवीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। अब ये जो है 19वीं सदी में जो इतिहासकार है, और इसमें जो है ये 3 युग कौन है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो है 3 युगों में बांटे। 1817 में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, तो ये जो है जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? या किस व्यक्ति ने जो है कौन अंग्रेजी इतिहासकार है जिसने जो भारत के इतिहास इसको 3 युगों में बांटा है? जेम्स मिल ने बांटा है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7वीं सदी के आते आते इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार, राजपूत काल की बात हो रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो जो ये बड़े बड़े भूस्वामी हैं और योद्धा सरदार है, राजा लोग इन्हें क्या कहते? इन्हें किस रूप में मान्यता देते? मातहत के रूप में, यानी सामंत जिसे कहा जाता है, इस रूप में मान्यता देते थे। जो है मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उस क्षेत्र में जो है वो राजा जो है विभिन्न क्षेत्रों में इनको सामंत नियुक्त कर देते थे। और यहाँ पे 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजा यहाँ पे है। यहाँ पे इधर उत्तरी भारत में यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, इधर हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में, इधर जो है ये दिल्ली वाला, और इधर वाले क्षेत्र में इधर इन्हीं के यहाँ पे चहमान भी है। इधर जो है कन्नौज है, ये उत्तर प्रदेश वाले इधर वाले क्षेत्र में। इधर जो है मध्य प्रदेश और वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार है। इधर भी ये जो है एमपी वाले क्षेत्र में परमार है। और इधर जो है इन्हीं के बगल में यहाँ पे चंदेल भी है। इधर जो है असम वाले क्षेत्र में पहाड़पुर है। इधर बंगाल वाले क्षेत्र में पाल है। इधर जो है दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट है। मान्यखेत मालखेत इनकी राजधानी है। इधर जो है पूर्वी चालुक्य, यानी इन जो है बेंगी के चालुक्य कहा जाते हैं। तो चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। इधर जो है पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, और एक जो है चालुक्यों की जो राजधानी थी, एक ये चालुक्य वंश, यहीं पे चालुक्यों का भी था यहाँ पे। इधर तो इधर गंगा है, गंगा, ये तो गंगा नदी है यहाँ पे। इधर गंग इधर ही थे। बाद में यहाँ चेर, चोल और पांड्या, तो इनको अभी हम जो है देखते हैं क्रमशः। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, इनको ध्यान रखना कि जो है जो राजाओं के सामंत है ये बड़े बड़े भूस्वामी हैं, सरदार है, जिनको जो है सामंत या जो है मातहत जिन्हें राजा मान लिया अपना, ये क्या कहलाते? जब ज्यादा धन संपत्ति या अधिक सत्ता हासिल कर लेते थे तो अपने आप को महासामंत उपाधि, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी ये भी स्थिति आती थी कि अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर,
तो ये सामंत उपाधि धारण कर लेते थे। उदाहरण, राष्ट्रकूट शुरुआत में वो है कर्नाटक के चालुक्य, जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी जो है हम जो है राष्ट्रकूट देख रहे थे, उसी क्षेत्र में पहले चालुक्य थे। चालुक्य बादामी के चालुक्य कहते हैं, बातापा के चालुक्य कहते हैं, बादामी या बातापा उनकी राजधानी थी। उस क्षेत्र में शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी ये राष्ट्रकूट जो है चालुक्यों के मातहत थे या जो है इनके सामंत थे। और बाद में इन्हें जो है राष्ट्रकूटों ने क्या कर दिया, चालुक्यों को वहां से समाप्त कर दिया। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरणागर्भ्य, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो हिरणागर्भ्य जो अनुष्ठान किया है वो किसने किया है, दंती दुर्ग ने। चालुक्य जो है राष्ट्रकूट प्रधान, राष्ट्रकूट वंश का कौन शासक है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक है, और इसने कौन सा यज्ञ किया है, हिरणागर्भ्य यज्ञ किया है। हिरणागर्भ्य का शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पे दे रखा है। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजधिराज, कुछ राजाओं ने महाराजधिराज यानी राजाओं का राजा। अभी जो राष्ट्रकूट शासक है या जो है चाहे यहाँ पे चालुक्य शासक है या दूसरे जो भी शासक है, जो भी वंश है, तो यहाँ पे जो है एक क्या उपाधि धारण करे, महाराजधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों को स्वामी, और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां। अब जो है जब यहाँ पे सामंत जो है बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं इस समय, महासामंत, महामंडलेश्वर, तो इस समय जो है जो राजा है ये भी क्या कर रहे हैं, उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं, महाराजधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तो इस प्रकार की उपाधियां धारण कर रहे हैं। प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। अब जो प्रशस्तियां थी, तो प्रशस्तियां जो है, प्रशस्तियां का मतलब है कि प्रशंसा में लिखी हुई, और प्रशस्तियां कौन लिखते थे, जो है चारणीय भाट इत्यादि जो विद्वान लोग वहां रहते थे, तो ये क्या करते थे कि राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, और ये अक्सर क्या होते थे, प्रशासन में भी मदद आती थी। किसी की जो है लिखी हुई है, जो है किसी को जो है भूमि अनुदान दे रखा है, उससे संबंधित प्रशस्ति लिखी जाती थी, तो वो जो है प्रशासन में मदद आती थी, यानी उस समय के रिकॉर्ड वही थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो ये भी जो है राजा लोग क्या भ्रामणों को भूमि अनुदान देते थे, और वो जो है अभिलिखित होते थे, वो लिखे जाते, ताम्र पत्रों पे वो लिखे जाते थे उनके बारे में कि जो है जिसको भूमि दी जाती थी उससे संबंधित, और ये भूमि पाने वालों को ये ताम्र पत्र दिया जाता था। तो 12वीं शताब्दी में एक कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक में कलम द्वारा लिखा गया। तो कश्मीर का इतिहास किसने लिखा 12वीं शताब्दी में, ये जो है कलहर ने लिखा, और उसमें उनकी पुस्तक कौन से, राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर, अभी हमने कनौज देखा उत्तरी भारत में, तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 वंश है, ये आपस में क्या करते रहे, लड़ते रहे, और सदियों तक लड़ते रहे, कम से कम 200 साल तक जो है इनका संघर्ष चलता रहा। और इन वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। 3 पक्ष होने के कारण इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वो जाना जाता है। और यहाँ पर जो अंतिम विजय हुई है गुर्जर प्रतिहार की हुई है, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनकी अंतिम विजय हुई है। अफगानिस्तान के गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसने जो है 17 बार 1000 से 1025 तक हमला किया था, और सबसे जो है इसका प्रमुख जो आक्रमण का था, ये जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इसने अपार धन संपदा यहाँ से लूट के ले गई थी।
चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 92। तो जो है पृथ्वीराज तृतीय जो है, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, 1168 से 1192 में तक ये रहा, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे जो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है उसने खुद जो मोहम्मद गौरी था उसको हराया था, और 1192 में तराइन के युद्ध में ये जो है खुद हार गया था। और जो मोहम्मद गौरी है इसने 1192 में उसको हराया, और 1194 में जो इसके जो है पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे, जिन्होंने जो है इस मोहम्मद गौरी के साथ दिया था, जयचंद, तो उसको जो है चंद्रवार के युद्ध में उसको भी जो है हराया था 1194 में, चंद्रवार के युद्ध में। कावेरी डेल्टा में अब यहाँ पे एक मानचित्र और दे रखे, यहाँ पे जो है दक्षिण भारत के मानचित्र, यहाँ पे नर्मदा नदी इससे जो है नीचे ये दक्षिण भारत ही है। और यहाँ पर जो है चालुक्य दिखाए गए, विक्रमादित्य 6 के अंतर्गत यहाँ पे जो है दिखाए गए शासन। यहाँ पे चालुक्य की राजधानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य है, यहाँ पे कदम बादामी, यहाँ पे बादामी के चालुक्य है। तो ये जो है कल्याणी के चालुक्य है ये, और यहाँ पे जो है बादामी के चालुक्य है, बादामी बातापी के चालुक्य, और इधर जो है बेंगी के चालुक्य है। तो ये 3 शाखाएं ये चालुक्यों की थी। इधर जो है दिखाए गए हैं चोल और चोल, चेर, पांड्या। तो चेर जो है ये बीच वाले क्षेत्र में चेर थे, और इधर जो है सबसे दक्षिण की तरफ जो है पांड्या थे, पांड्यन थे। तो यहाँ पर ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इनके जो है जो राज्य चिन्ह में थे ये भी इनके अलग अलग थे। चोलों के क्या थे, इधर जो है इनका बाघ था, चेरों का जो है यहाँ पे धनुष था, और ये पांड्यन का जो है इनका मछली था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कावेरी डेल्टा में मुटारियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो जो है जहाँ पर जो है एक कावेरी वाला डेल्टा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस कावेरी वाले डेल्टा में इसमें जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटे से जो है कौन सा परिवार है, मुटारियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की यहाँ पे सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो कांचीपुरम में यहाँ पे जो है इस साइड में इधर जो है पल्लव है, इधर जो है पल्लव है, तो पल्लवों के यहाँ पे इस साइड में शासन है, पल्लव है। तो ये कहा जा रहा है कि इस साइड में जो है पल्लव राजाओं के महातत्व थे। तो ये पल्लवों के जो है क्या थे, ये जो मुटियार परिवार है ये जो है पल्लवों के जो है सामंत थे। उरायर के चोल वंश से प्राचीन मुख्य परिवार के विजय आले ने 9वीं सदी के मध्य में मुटारियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे जो है एक परिवार है जो चोल कालीन प्राचीन मुखिया है, यहाँ पे एक परिवार है, एक मुख्य परिवार यहाँ पे, चोलों को भी यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है चोलों को भी यहाँ पे शासन चल रहा है। इन्होंने इनको जो है मुटायर जो है इनके जो सामंत है, पल्लवों के सामंत, उनको हराया और क्या कर लिया, उस पे जो है कब्जा कर लिया। तो ये जो है व्यक्ति था जो कब्जा करने वाले विजय आले था। अब एक तो प्राचीन समय के चोल थे, और ये जो है फिर उसके बाद जो मध्यकाल जो समय है उस समय के चोल है। तो ध्यान रखना ये जो है विजय आले ने चोलों को जो चोल वंश का जो शासक है, इसने फिर से चोल वंश की स्थापना ये करता है, और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। तो इसने यहाँ पर जो है तंजावुर शहर बसाया, और यहाँ पे ही एक क्या करता है निशुंभ सूदनी का जो है क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो ये जो चोल है उरायोर, इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है उरायोर है यहाँ पर थे, तो इस क्षेत्र में थे। फिर इन्होंने इस क्षेत्र को जो है कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो पल्लव इत्यादि है उनको सबको जो है वहां से समाप्त करते हैं, और एक बहुत बड़े क्षेत्र पे वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। और वो कौन कौन से जो है नगर बसा रहे, कौन से मंदिर बना रहे, वो भी ध्यान रखना। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था,
शासक माना जाते। 985 में राजा बना राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम। अब ये सबसे प्रतापी माना जाता है। वैसे राजेंद्र प्रथम भी ये भी जो है माना जाता है, ये भी जो है प्रतापी शासक है चोल वंश का। तो इसका पुत्र राजराज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किए। तो किसने जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पे जो है अभियान किए, तो जो है राजेंद्र प्रथम ने किए हैं। और इसने क्या किया है, इसने जो है इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजेंद्र प्रथम ने जो है जल सेना भी बनाई थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृश्य चमत्कार है। तो इन्होंने जो है राजराज ने तंजावुर और राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड चोलपुरम। तो गंगाईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पे जो है गंगा के मैदान तक ये पहुंचा है, यानी जो पश्चिम बंगाल तक ये जो है पहुंचता है। और जो बंगाल की खाड़ी है उसको जो है चोल झील में तब्दील कर देता है और गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना करता है। और गंगाईकोंड चोल के जो है नाम से जो है जाना जाता है। इसने ये उपाधि भी धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड की उपाधि, तो गंगाईकोंड की जो है उपाधि धारण कर देता है, की उपाधि ली तथा गंगाईकोंड चोलपुरम नामक जो है नगर की स्थापना भी करता है। चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। तो जो चोल मंदिर है उस समय जो है ये क्या करते कि उस समय दक्षिण भारत में इनके समय में वहां पर जो है बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। और वो जो है बड़े बड़े मंदिर बनते तो पूजा और आराधना के स्थान ही नहीं बनते, बल्कि जो है आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बनते। तो आर्थिक सामाजिक और यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से यहाँ पे उद्योग धंधे चलते हैं, यहाँ पे मूर्ति कला बनाने के जो है केंद्र बनते हैं। और यहाँ पे जो है ये आर्थिक से भी जो है यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वहाँ की संस्कृति का भी जो है विकास होता है। वहाँ की संस्कृति भी वो दिखाई देती झलकती है। वहाँ पर जो है सांस्कृतिक बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सब उसके केंद्र बनते हैं मंदिर वहाँ पे। क्योंकि भव्य मंदिर वो उस समय बनाए जा रहे हैं, दिव्य और भव्य मंदिर। और उसमें जो है सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंदिरों के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो कांस्य प्रतिमाएं वहां पे चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो किसानों की बस्तियां चोल काल में क्या कहलाती थी, उर। गांव के समूह को नाडू, गांव का जो पूरा समूह है उसे नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य भी करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में, जो किसान जो धनिक किसान होता था तो वहां पर जो केंद्रीय चोल सरकार है जो सेंटर में जो है बैठे हुए, उसकी देखरेख में नाडू के कामकाज में जो है अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुमेंद बेलन, तो मुमेंद बेलन की जो है उपाधि भी दी थी। यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान। तो मुमेंद बेलन जो है किसे कहा जाता था, जिसने 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला जो है। और किसान को क्या कहा जाता था, बेलन। किसान जो है किसान या बेलन, तो किसान को जो है बेलन कहा जाता था। तो उसे जो है मुमेंद बेलन, तो मुमेंद बेलन जो है 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले किसान को कहा जाता था। अराई यार, तो अराई यार जो है ये उपाधि क्या दी, यानी एक अराई यार का मतलब तो प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी। तो प्रधान की उपाधि या मुमेंद बेलन, और मुमेंद बेलन मतलब कि जिसने 3 राजाओं के, लेकिन ये क्या कहा जाता, जो धनी भूस्वामी थे इनको जो है इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान का या ब्रह्मदेव प्राप्त होता। तो ब्राह्मणों के समय जो है क्या दी जाती थी, भूमि अनुदान दिया जाता, जिसके साथ जो उनको प्रशस्ति दी जाती है, ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी। इससे क्या कहा जाता, ब्रह्मदेव कहा जाता था इस भूमि को। प्रत्येक ब्रह्मदेव, ये जो ब्रह्मदेव है भूमि है, इसकी देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम नाम से भी जो है
ज्ञात व्यापारियों का संघ था, जो जिसे नगरम कहा जाता था। जैसे जो है हमने श्रेष्ठी शब्द है, इसी प्रकार से यहाँ पे नगरम शब्द है। तो व्यापारियों संघ और जो है ये प्रशासनिक कार्य भी तमिलनाडु के चिंगलुपट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो यहाँ पे जो है उत्तर मेरूर जो है एक अभिलेख है, यहाँ पे तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है किस चीज का, इस अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन किया गया कि ब्राह्मणों की सभा का जो है संगठन कैसे जो है ब्राह्मण सभा जो है बनाई जाती थी, कैसे जो है ये काम करती थी। तो यहाँ पे भूमि के प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया है। बेलन वगाई, ये जो है बेलन वगाई कैसे भूमि थी, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जिसका जो है स्वामी ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मदेह क्या है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, तो ये ब्रह्मदेह थी। साला वो क्या है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी गई है। देवदान तिरुन मटकानी जो है ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। ये हमने पहले जो है जो NCERT 6 के हमने देखे, उसमें भी ये जो है कुछ शब्द यहाँ पे ये इसी प्रकार के शब्द देखे थे। उसमें भी चोल काल की प्रशासन व्यवस्था में हमने ये देखे थे। तो प्राचीन चोल हमने वहां पे वो देखे थे। अभिलेख और लिखित सामग्री में यहाँ पे जो उत्तर मेरूर जो अभिलेख की बात की गई, जो है तमिलनाडु से पाया गया था, तो उसके अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता किस प्रकार ली जाती थी, कौन सा सभा के सदस्य हो सकते थे। तो यहाँ पे सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता था। इस प्रकार की भूमि का स्वामी जहां से जिस भूमि से टैक्स दिया जाता है, उनके पास क्या होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। वही जो है सदस्य के लिए हो सकते थे, पात्र हो सकते थे। उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, यानी ये जो है योग्यता थी सदस्यता होने के लिए कि ये सब होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो वहां और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। ऐसा नहीं कि जो है प्रत्येक बार बनते जा रहे हैं, पूरे खानदान बनते जा रहे हैं। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वहां चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो इस प्रकार की जो है वहां पर व्यवस्था थी, सख्त व्यवस्था थी। आज की तरह जो है भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। अब है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे देखिए 12वीं से 15वीं शताब्दी तक की, 12वीं से 15वीं शताब्दी में दिल्ली के शासकों को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है 12वीं राजपूत वंश जो सबसे पहले यहाँ पे दिखाए गए मध्यकाल में। यहाँ पे जो है राजपूत वंश में तोमर में जो है यहाँ पे तो आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 में तोमर थे। और यहाँ पे जो है अनंगपाल ये महत्वपूर्ण शासक रहा 1130 से 1145 तक। फिर चौहान है यहाँ पे, तो चौहानों में जो है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय, ये जो है चौहान वंश 1165 से 92 रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है 1175 से 92 तक रहा। आरंभिक तुर्की शासक जो प्रारंभिक तुर्की शासक है, तो इसमें जो है प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। ये तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। तो ऐबक 1206 से 10 तक 4 साल तक रहता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 10 से 36 तक रहते हैं, यानी 26 साल तक रहता है। और यहाँ पे जो है रजिया बेगम सिर्फ 4 साल रहती है, 36 से 40 तक रहती है। और गयासुद्दीन बलबन जो है 66 से 87 तक। तो यहाँ पे जो है ये 20 साल रहते हैं, तो शासक करते। तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और किसने जो है कितने समय तक किया, किसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। और आरंभिक तुर्की शासक यानी इनको जो है जो गुलाम वंश है, इन्हें दास वंश इन्हें कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये दास वंश का शासन 1206 से 90 तक। तो 1206 से 90 यानी ये 84 साल तक इनका शासन रहता है, 84 साल तक ये शासन करते हैं तुर्की वंश, ये दास वंश या गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक, जलालुद्दीन खिलजी जो
इस वंश की स्थापना करते 1290 से 96 तक, यानी 6 साल तक रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा है जलालुद्दीन खिलजी का, और इसका दामाद भी है, तो 96 से और 16 तक, तो 16 यानी ये 20 साल तक रहता है। ये 20 साल तक शासन करता है और ये 6 साल तक शासन करता है। तो यहाँ पर जो है हम टोटल इनका यदि देखें तो 20 यानी ये जो है शासन करते हैं 30 साल तक। 30 साल तक ये शासन करते हैं खिलजी वंश। और उसके बाद जो है हम देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का संस्थापक है। यानी एक जो है ये खिलजी वंश, इसको जो है जो दास वंश इनको खत्म करके आते हैं, इनको खिलजी वंश को जो है खत्म करके तुगलक वंश आते हैं, और तुगलक वंश को जो है फिर जो है इस प्रकार ये एक परंपरा चलती रहती है। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 24 तक 4 साल तक रहता है। और यहाँ पे जो है 4 साल या 5 साल समझ लीजिए इसके शासन, 4 से 5 साल। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक यहाँ पे जो है 24 से 51 तक, तो ये जो है 25-26 साल तक ये रहता है। और यहाँ पे जो है फिरोज तुगलक जो है 37 साल तक जो है ये शासन करता है। तो इस प्रकार यदि इसका टोटल देखा जाए तो 94 साल तक ये शासन करते हैं। और फिर जो है यहाँ पे सैयद वंश है, खिलजी खान इसका संस्थापक खिलजी खान, और फिर जो है ये 1404 से 51 तक, तो ये जो है खिलजी खान जो है 1404 से 21 तक ये रहता है। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी, तो ये जो है 51, 50, 10, 40 और 40, 36-37 साल तक ये रहते हैं सैयद वंश। और फिर जो है लोदी वंश आते हैं, और बहलो लोदी इसके वो संस्थापक, और सबसे अंतिम इसका इब्राहिम लोदी है। तो ये जो है 1451 से 1526 तक ये शासन करते हैं। तो 50, 72, 76, 75, 76 ईयर तक ये शासन करते हैं। तो सबसे यदि हम देखें इसमें, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है शासन जो कर रहे हैं ये यहाँ पे तुगलक वंश के कर रहे हैं। 94 साल तक जो है तुगलक वंश का शासन यहाँ पे रह रहा है। फिर यहाँ पे जो है जो दास वंश है 84 वर्ष तक रह रहे हैं। और यहाँ पे जो है सबसे कम यदि हम देखें तो सबसे कम यहाँ पे जो है खिलजी वंश है जो 30 साल तक है, सैयद वंश है 37 साल। इस प्रकार से भी जो है एक क्रम से वो पूछा जा सकता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, परास्त किया। तो तोमरों को जो है चौहानों ने परास्त किया, और जो है उस पे जो है किनका अधिकार हो गया, चौहानों का अधिकार हो। तोमर और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और जो है ये महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन गए। तो यहाँ पर इस समय चलता था, इस समय देहलीवाल सिक्का चलता था। देहलीवाल नाम से जाने वाले सिक्के यहाँ पे डाले जाते थे, जो काफी प्रचलित थे। तो देहलीवाल सिक्के के समय चलते थे चौहानों के टाइम पे, तोमरों के टाइम पे। सुल्तानों के अधीन दिल्ली इतिहास। अब जिस समय सुल्तान ये सुल्तान आते हैं, इनके अधीन, ये अपने आप को सुल्तान कहते हैं, जो है तुर्की शासक है। और ये सुल्तान की परंपरा जो है बाबर के पहले तक जो है यहाँ पर ये सुल्तान की जो है वो चलती रहती है। बाबर अपने आप को जो है सुल्तान, वो अपने आप को सुल्तान कहना अच्छा नहीं मानते, तो उसने जो है ये परंपरा तोड़ी थी, और ये बादशाह या पातशाह की उपाधि लेता है। तो यहाँ पे सुल्तानों का दिन दिल्ली इतिहास तारीख जो है एक वचन और तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो है जो इतिहास लिखा जाता है तारीख और तवारीख एक वचन और बहुवचन में। तो अब ये तारीख लिखने वाले कौन थे, तवारीख लिखने वाले कौन थे? तो तवारीख के जो लेखक थे तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और ये जो है नगरों में रहते थे, ये जो है प्रशासनिक कार्यों में रहते थे, ये जो है राजा के दरबार में रहते थे, ये जो है
राजाओं के जो दरबारी कवि होते थे या राजाओं के जो है वो शासकों के सुल्तानों के जो है क्या होते थे, कोई लेखक होते थे या जो है उनके दरबारों में जो रहने वाले होते थे वो होते थे, और वो अक्सर जो है इतिहास जो लिखते थे, सुल्तानों के इतिहास लिखते थे, वो कैसे लिखते थे, ढेर सारे इनाम इकराम पाने के चक्कर में वो लिखते थे। और जो तारीख लिखते थे वो जो है कहीं दूर दराज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, वो जो है किसी प्रशासनिक कार्य में नहीं रहते थे या वो साधारण लोग होते थे, और ये लोग जो है तवारीख के लेखक ये जो है संपन्न वर्ग के लोग होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो 1236 में जो है जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो सिंहासन पर बैठती है। मिनाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाए। तो कौन से इतिहासकार ऐसे है जो है कह रहा है कि ये जो है कौन से इतिहासकार स्वीकार कर रहा है ये अपने भाइयों में सबसे अधिक जो है सक्षम और योग्य है? तो मिनाज सिराज ने ये जो है स्वीकारा है। और यहाँ पे जो है दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, और 1240 में उसे क्या किया, इन्होंने इसे षड्यंत्र करके उसे जो है हटा दिया, और बाद में उसको क्या कर दिया, उसको जो है हत्या कर दी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश जो कभी क्या कौन सा जो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र है, किसी समय यहाँ पे जो है काकतीय वंश के जो है राज्य था। इस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी 1262 से 1289 तक, यानी रजिया बेगम 1236 से 40 है, लेकिन ये इसके बाद है, रजिया बेगम के बाद है। कि व्यवहार से भी रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो इसका व्यवहार जो है यहाँ पर भी रुद्रमा देवी ने जो है शासन किया है, काकतीय वंश की शासिका थी, और इसका जो है व्यवहार इससे अलग था। रुद्रमा देवी ने या किस क्षेत्र में इसने शासन किया था? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम कैसा लिखवाया था? पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक महिला शासिका और हुई थी, रानी कश्मीर की रानी दिद्दा, ये इनसे पहले हुई थी रजिया बेगम से और जो है रुद्रमा देवी से, यानी 980 से 1030। इनका नाम जो है दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्यारा रानी को यहाँ इसने बार संबोधन दिया होगा। तो कश्मीर में रानी दिद्दा ने भी, लेकिन ये जो रजिया बेगम है पूरे जो है भारत की यानी दिल्ली पे जिसने शासन किया है वहां की शासिका रही है। दिल्ली के आर्मिक सुल्तान जिसे विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ये जो है ये किसको जो है सूबेदार के पद पे नियुक्त करना पसंद करते थे? गुलामों को। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए जो है क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। और ये जो गुलाम होते थे जो है ये अपने जो स्वामी के प्रति इनकी पूरी निष्ठा होती थी, पूरी भक्ति होती थी। और खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो इन पे जो आश्रित जो निम्न वर्ग के लोगों को भी इन्होंने खलजी काल में और तुगलक शासन काल में इनको भी जो ये जो है गुलाम थे इनको जो है और जो निम्न वर्ग के लोग थे इनको भी जो है ऊंचे पदों पे बिठाते रहे। तो जाहिर है कि उस समय क्या होंगे, उस समय जो है विद्रोह भी होंगे, उस समय जो है उच्च वर्ग के लोग नाराज भी रहेंगे और षड्यंत्र भी करेंगे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षणों के प्रति जो हमेशा वफादार रहते थे। ये ध्यान रखने जो गुलाम और आश्रित लोग हैं अपने मालिक के प्रति जो हमेशा वफादार रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारी इनके प्रति ये नहीं रहते थे। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। तो खलजी काल में और तुगलक काल में, अब जो ये तुगलक काल और खलजी काल है, तो इस समय जो यहाँ पर जो है शासकों ने सेना नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार की नियुक्त किया। तो ये सूबेदार के रूप में जो नियुक्त कर रहे हैं इनको जो है इन इलाकों को इक्ता कहते थे। तो जो सूबे जिन्हें पहले कहा जाता था और वहां पर जो नियुक्त अधिकारी होता था सूबेदार,
या जो है अकबर के टाइम में या जो है मुगल काल में सूबे देखते हैं उस समय तो ये सूबे के रूप में और वहां पे जो नियुक्त अधिकारी होते सूबेदार, इस समय सल्तनत काल में इन्हें इक्ता कहते थे। और यहाँ पर जो इसको संभालता था इसे जो है इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। तो ये जो इक्ता वाली व्यवस्था की थी ये इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी इक्ता की व्यवस्था। ये जो है इक्ता जो इनके सामंत होते थे एक तरफ से, उनको वहां पर जो है सेना के खर्चे के लिए, सेना के रख रखाव के लिए या जो है उनके खर्चे के लिए कोई भूमि दी जाती जिसे इक्ता कहा जाता था। मुक्ति या फर्ज, मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों में नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना। या मुक्ति या इक्तादार एक ही है। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति को अपने इलाके में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वो क्या करते थे, अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। उस समय 3 तरह के कर थे। अभी समय जो है हम सल्तनत काल में देख रहे 3 तरह के कर है। एक है कृषि कर जिसे खराज कहा जाता था। तो कृषि कर जो है खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो ये ध्यान रखना कि जो है फसल की उपज का कितना होता था, 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर कर, पशु पर कर। तो पशु पर कर जो है पशु के चराने पे जो है कर लगता था। खलजी समय पे जो है ये जो कर लगता था तो उसे जो है चरी कर कहा जाता था। और दूसरे घरों पर कर। तो एक मोहम्मद जो है अलाउद्दीन खलजी है, उसने जो है कर लगाए थे मवेशियों पे और घरों पे। तो घरों पे घरी कर और पशु पे चरी कर। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो सबसे ज्यादा जो है मंगोलों के जो आक्रमण हुए अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में हुए। इसे मजबूर होकर के, जब इनके समय में ये जो है सब ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं, तो मजबूर होकर के इन्होंने क्या किया, एक विशाल सेना जो है बनाई। और एक विशाल सेना बनाई तो उस विशाल सेना को संभालने के लिए जो है क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसे चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स की व्यवस्था भी काफी ज्यादा टैक्स भी उन्होंने लगाए। शेरशाह, अब यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी देखते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 45 यानी जो है 5 साल तक यहाँ पे शासन करता है। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने क्या किया, इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 पहले रहा है जो है जो मुगल सम्राट जो है हुमायूं पहले 1530 से 40 तक रहा। और फिर ये बाद में फिर जो है वापस आता है जब यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके जो है बाद कमजोर उत्तराधिकारी उसके रहते हैं। और फिर वहां पे जो है युद्ध करके जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध जो है इत्यादि। और फिर वहां पे जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त करते 1555 में, 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तक वो इसने चुनौती दी और क्या किया, इसको हुमायूं को परास्त किया शेरशाह सूरी ने। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 40 से 45 तक इन्होंने शासन किया। लेकिन शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 तक, 45 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर का जो अभियान होता है वहीं पे उसकी मृत्यु होती है। शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो इसने जो शेरशाह सूरी है, इसने जो है किसकी प्रशासन वाली व्यवस्था को का अनुसरण किया, अलाउद्दीन खलजी की प्रशासन व्यवस्था का जो है अनुसरण किया इसने। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था, शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खलजी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाता है। और जो शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था उसको जो है कौन अपनाते हैं, जो अकबर है वो अपनाता है। तो ये जो है इनकी एक दूसरे की प्रशासन व्यवस्था को अपनाते हैं। और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे हम अगली वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी सिर्फ चल रही है और एनसीईआरटी में जितनी देर के जो महत्वपूर्ण है वो ये हम इसमें देख रहे हैं। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। तो मुगल जो है 2 महान शासक वंशों के जो है वंशज थे।
ये कौन कौन थे? माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से जो मंगोल के वंशज थे, और पिता की ओर से जो है ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। तो पिता की ओर जो है तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, यानी जो माता के वंशज जो है ये उसको कहलाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ मुगल जो है तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्यों ये जो है तैमूर के वंशज होने पे गर्व का अनुभव करते? ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर क्या कर दिया था? कब्जा किया था। जो है तैमूर था, उसने जो है 1398 में दिल्ली पे कब्जा किया था, तो उसको जो है ज्यादा पसंद करते। बाबर जो है 1526 से 30 ये दिल्ली का जो है क्या रहता है, शासक रहता है, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष की आयु में जो है गद्दी पे बैठ गए थे। इसके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, कबूतर उड़ा रहे थे। मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने के लिए छोड़नी पड़ी। तो ये जो है इनकी जो दूसरी शाखा थी, जो उज्बेक थे, इसके कारण बाबर को जो है पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है काबुल, वहीं पे इसने 1504 में जो है कब्जा कर लिया और पैतृक गद्दी उसने छोड़ दी। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो जो है 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और उसको जो है यहाँ पर इब्राहिम लोदी शासक था दिल्ली का, और इसको जो है इसका चाचा जो है दौलत खान लोदी, जो पंजाब वाले क्षेत्र में सूबेदार था, तो उसने और राणा सांगा ने बाबर को जो है भारत में आमंत्रित किया, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो मुगल उत्तराधिकार के ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, तो ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार में विश्वास नहीं रखते, और ये जो है इसके विपरीत किस पे विश्वास रखते थे? उत्तराधिकार में शहादायाद की मंगोल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, पुत्रों में करते। तो जो है ये ज्येष्ठ पुत्र पे नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है क्या करते थे, इसके विपरीत जो है वो है मंगोल और तैमूरों की जो प्रथा थी, कि जिसमें राज्य का उत्तर जो है विभाजन सभी पुत्रों में किया जाता था, उस पर विश्वास करते थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें क्या किया? उनकी जागीरें यानी वतन, जागीर का मतलब है कि वतन, वतन जागीरे के रूप में वापस दे दी। तो जागीरे के रूप में जो है वापस दे दी, तो ये जो है जागीरे का मतलब है कि वतन ये जो है उसमें वापस दे दी मुगलों की सेवा में। तो जहांगीर का मतलब है कि जो मुगल काल में एक सैनिक, एक जो है जो इस समय सूबेदार होते थे, तो उसको जो है सूबे के रूप में दी जाती थी, उसे जहांगीर कहते थे। तो उसको जो है यही इनकी जो है खुद का वतन था। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार, तो मनसब जो है मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत। तो मनसब का मतलब है कि सरकारी हैसियत या जो है पद, कोई सरकारी पद से मतलब था कि उसको जो है कितने का मनसब प्राप्त है, तो जो है उसे किस प्रकार का पद है या उसका कौन सा पद है। तो मनसब का मतलब है कि पद या हैसियत से मतलब था। मनसब और जागीरदार, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अब जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।
तो यहाँ पे जो है सैन्य उत्तरदायित्व कि जो है उसको किस प्रकार का उत्तरदायित्व, उसे कौन सा पद है, उसी प्रकार उसे जो है क्या रखने पड़ते थे, घोड़े। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और वह तकरीबन इक्ताओं के समान थे। तो जो इक्ता जो है व्यवस्था सल्तनत काल में थी, उसी प्रकार की यहाँ पे जो है जागीर वाली व्यवस्था थी। राजपूतों के साथ मुगलों की जो है शादियां, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, यानी कछवा राजा जो है बरमाल उसकी पुत्री थी। जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी थी। वहाँ अंबर वर्तमान में जयपुर में राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वहाँ मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये जो है बारमल की पुत्री थी। जहांगीर की माँ कछवा राजा जो है भारमल की पुत्री थी। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का जो है प्रयोग करते थे, जमींदार का प्रयोग करते थे। चाहे जो है ग्राम के मुखिया हो, चाहे जो है वो कुछ जो मध्यस्थ का काम करते थे, सबके लिए जो जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। 10 साल जो है प्रणाली है ये 10 साल वाली, और उसके लिए क्या किया जाता है कि सभी फसलों को जो है मूल्य जो है फिक्स कर दिया जाता था, और जो है 10 साल के लिए जो है उपज भी कर दी जाती थी कि 10 साल में यहाँ पे कितनी उपज होगी, और फिर उसके आधार पे जो है 1/3 हिस्सा जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत जो है सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर क्या की गई, अलग अलग सूची बनाई गई अलग अलग फसल के लिए। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी राजस्व प्राप्त की, इसे जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकते थे, भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। यानी सब जगह जो है जब्त प्रणाली लागू नहीं थी। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था। अब यहाँ पे अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, ये मित्र भी था इसका, दरबारी भी था, अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। जो 3 जिल्दों में लिखी गई, इसका शीर्षक अकबरनामा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द आईन अकबरी, तीसरी जिल्द जो है आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना इसमें जो है क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था, तो यहाँ पे जो है जो नूरजहां है, मेरुनिसा, तो जो नूरजहां है इसका जो है नाम क्या था बचपन का, इसका नाम मेरुनिसा था। 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो जो है जहांगीर ने इसको नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति कैसे रहती थी, अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण और दूसरी ओर यह वाक्य था, क्या वाक्य, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो दूसरी तरफ जो है रानी बेगम नूरजहां का नाम लिखा हुआ था। जनजातियां के देखते हैं कि समय जो है कौन कौन सी जनजातियां थी। एक खानाबदोश जो लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे, और एक जगह पर बसे हुए समुदाय। तो जनजातीय समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम कानूनों को ये नहीं मानते थे, कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और वह जो है कई असमान वर्गों में विभाजित थे, और नई जो है ये अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। इनमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई वर्ग व्यवस्था नहीं थी। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करते थे। कुछ जनजाति के लोग
शिकारी थे, संग्राहक थे और पशुपालक थे। कुछ जो है जनजाति के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, खोखर जनजाति। और बाद में यहाँ जो है गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। तो कौन सा जो है गखर जाति के कौन सा जो है व्यक्ति को अकबर ने जो है बादशाह ये मनसबदार बनाए, तो जो है कमाल खान गखर को बनाए हैं। या ये कमाल खान गखर किस जनजाति से संबंधित था, तो ये जो है ये पंजाब वाले क्षेत्र में थे। और खोकर, ये जो खोकर जनजाति थी, इन्होंने जो है किसको मार दिया था, ये जो मोहम्मद गौरी था, तो इसको जो है खोकर जनजाति ने ही मारा था। सुल्तान और सिंध में, मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो इस क्षेत्र में ये थे। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो ये बलोच वाला क्षेत्र, बलोचिस्तान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में बलोच थे। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में जो जनजाति है, इस पश्चिम हिमालय क्षेत्र में गडरियों की एक जनजाति थी जो ये भेड़ बकरी इत्यादि पालते थे। गडरियों थी उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी जो है, उत्तर पूर्व यानी जो है आपके पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, असम जो है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है नाग है, अहोम है, कई दूसरी जनजातियां, पूरी तरह प्रभुत्व था इनका वहां पर। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक जो है कौन थी, चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो यहाँ पे जो है झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में चेर सरदार शाही थे यहाँ पे। और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर क्या किया, हमला किया और उन्हें जो परास्त किया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना क्या किया, अधीनस्थ बना लिया। तो ये जो है औरंगजेब के समय में जो है इनको अपने अधीनस्थ बना लेते। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में जो इस क्षेत्र में जो है ये झारखंड वाले क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है और जनजाति है, मुंडा है, संताल है, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी है। तो ये उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इस क्षेत्र में ये मुंडा संताल जनजाति अभी भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों जैसे कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान है। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है बेराद, यहाँ पे कोली है, भील है, और इधर जो है ये एमपी की तरफ भी भील है, इधर जो है गुजरात की तरफ भी है, इधर कहा जा रहा है गुजरात की तरफ कोली यहाँ भी है। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे बेराद है, कोरागा है, यहाँ पे जो है इसके दक्षिण की तरफ। और तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और जो है मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भील जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है ये मध्य वाले क्षेत्र में भी है और पश्चिम वाले क्षेत्र में भी है, इधर भी है। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए। तो जो है जो यहाँ पे गौंड जनजाति है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये मध्य प्रदेश में है, इधर जो है छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जो है काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो फैले हुए थे। और इधर पूर्वोत्तर की तरफ जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है जो असम वाला क्षेत्र, इधर जो है अहोम जनजाति है,
यहाँ पर जो है खासी, यहाँ पे मेघालय में खासी जनजाति है। और इधर जो है पश्चिम की तरफ यहाँ पे देखेंगे, इधर जो आपके पंजाब वाले क्षेत्र, इधर पश्चिम वाले उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में खोकर है, गखर है, ये लंगाहा है, बलूची है। तो ये बहुत जो है अरगुन है, बहुत सारी यहाँ पे जनजाति यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे हम गौंड जनजाति देखते हैं। गौंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो है ये स्थानांतरीय यानी झूम खेती करते थे, ऐसे जगह बदल बदल खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति जो है कई कुलों में, ये जो है कुलों में बंटी हुई थी, बहुत सारे कुलों में। प्रत्येक कुल का क्या होता था, अपना राजा या राय होता था, सबका जो है अपना राजा या राय होता था। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित गढ़ कटंगा उल्लिखित गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में जो है 70,000 गांव थे। तो यहाँ पे जो है गढ़ कटंगा एक था राज्य जिसमें 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो है केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल में बंटा हुआ था। तो ये जो है गढ़, ये जो है गौड़ कुल में बंटा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है कि ये कुलों में बंटे, छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे और सबका जो है अपना राजा राय होता था, इनके नियंत्रण में था। और ये जो है गौड़ कुल थे, एक किस में बंटे हुए थे, फिर 84 गांव में जो है बंटे हुए थे। पुनः ये 84 गांव में बंटे हुए थे। 84 गांव का ये जो है ये कुल बनता था कि इकाई में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। और 84 का जो है उप विभाजन फिर किस में होता था, उनको जो है विभाजन बांटा जाता था, बर होतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर, तो 12-12 गांव को मिलाकर के बर होते बनता था। और 84 गांव को मिलाकर के 84 बनता था। ये 84 बनता, 84 उसे कहा जाता था। और ये फिर जो है फिर एक कुल बनता था, और ये जो है फिर क्या बनते थे, एक राज्य बनता था। इस प्रकार की इनकी जो है व्यवस्था थी। तो ये अब यहाँ पे एक जनजाति थी बंजारा, जो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी, ये खाना बदोश जनजाति थी। एक जगह पे नहीं रहते थे, व्यापार करते रहते थे, व्यापारी थी, और एक जगह से दूसरी जगह घूमंतु प्रकार के थे। उनका कारवां जो है ये बंजारा लोगों का कारवां जो है ये टांडा कहलाता था। तो इनके कारवां यानी जो है ये ग्रुप में चलते थे, इनका जो है उसे जो कारवां कहते थे, और उसे जो है नाम दिया जाता था टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर में के बाजारों तक जो है किस चीज के लिए करते थे, अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो ये जो है बंजारों के इस्तेमाल करते थे। और जो है मुगल काल में भी सैनिकों के लिए जो खाद्यान्न ढुलाने के काम में जो है ये बंजारे ही लोग करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। ये जो प्रत्येक कुल का राजा अपना राय होता था, ये हमने देख लिया है। इसका जो है विभाजन, इसका जो है हमें उल्लेख अकबरनामा में भी मिलता है। अब यहाँ पे जो गढ़ कटंगा है, यहाँ पे जो यहाँ का शासक था, तो यहाँ का जो शासक था गढ़ कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम साह की उपाधि धारण की थी। तो जो अमनदास था उसने संग्राम साह की उपाधि धारण की। किसने संग्राम साह की उपाधि धारण की? अमनदास ने। उनके पुत्र दलपत, तो अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बहन की पुत्री राजकुमारी कौन थी? दुर्गावती। तो दुर्गावती से जो है विवाह किया था। और दलपत की जो है मृत्यु का कम उम्र में हो गई थी, जो यानी दुर्गावती का जो है क्या था, पति था, इसकी जो है मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। और फिर जो है राजकाज किसने देखा? रानी जो है दुर्गावती जो है बहुत हो गई थी, उसने जो है राजकाज संभालो। अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पे उसने जो है शासन की कमान संभाली। और 1665 में आसिफ खान, तो आसिफ खान के जो है आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर जो है हमला किया। और रानी दुर्गावती ने क्या किया, उसका जमकर जो है सामना किया, और उसकी हार हुई रानी दुर्गावती की। और उसने क्या कर दिया, समर्पण करने की वजह उसने क्या किया, मर जाना बेहतर समझा। और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। मुगलों ने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया
और शेष भाग वीर नारायण का जो चाचा है चंद्र शाह को दे दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो है मुगलों ने फिर क्या किया, एक हिस्सा अपने पास और उसको जो है शेष भाग उसके जो है चाचा चंद्र शाह को दे दिया। तो अहोम वाला जो हमने देखा कि जो पूर्वोत्तर वाला है, अहोम में अहोम जनजाति पूर्वोत्तर वाले में है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी, तो भूया क्या है, भूस्वामी वाली जो है व्यवस्था इन्होंने जो है अपनाई, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य व्यवस्था की स्थापना की। तो वहां पर भूस्वामी की जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था वो जो है उन्होंने खत्म की और नए राज्य व्यवस्था, अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नि अस्त्रों का इन्होंने जो है प्रयोग किया। अग्नि अस्त्रों की इन्होंने जो है 1530 में ही इन्होंने जो है प्रयोग कर लिया था। 1660 तक आते आते वही उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में जो है अहोम जनजाति सक्षम हो गई थी। तो किस जनजाति ने जो है अग्नि अस्त्रों का सबसे पहले प्रयोग किया है, अस्त्रों का, और जो है बारूद और तोपों का प्रयोग किया है। वैसे जो है बाबर ने 1526 में यहाँ पर प्रयोग कर लिया था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राजा पर जो है क्या किया, हमला किया। और अहोम राजा ये जो है अहोम राजा जो है यहाँ पर इनकी अहोमों की हार हो गई, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं रही। फिर जो है अहोमों ने जो वहां पर फिर कब्जा कर लिया। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर थी, बेगार प्रथा पर निर्भर थी। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। तो जो है अहोम में पाइक किसे कहा जाता था, उन लोगों जो जिनसे जबरन काम करवाया जाता था। अहोम समाज के कुलों में अहोम समाज में कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। तो एक खेल के नियंत्रण में प्राय क्या थे, कई गांव होते थे। तो ये जो है कुलों में विभाजित था, इन्हें खेल कहा जाता, और एक खेल में जो है कई क्या होते थे, गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक उसे वापस नहीं ले सकता था। तो ये जो है आप ध्यान रखना कि किसानों को जो है ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। अब है यहाँ पे भक्ति आंदोलन से संबंधित देखते हैं, और ईश्वर से अनुराग यहाँ पर ईश्वर से अनुराग नयनार और अलवार। तो नयनार और अलवार, नयनार जो है क्या थे, शिव भक्त थे, और अलवार जो वैष्णव भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। तो नयनार जो है 7वीं सदी से 9वीं शताब्दी के बीच जो है कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, यानी प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नयनारों ने, यानी ये शैव संत है, और अलवार यानी वैष्णव संतों ने किया है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के क्या थे, सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नयनार अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे ये। तो ये जो है नयनार किस प्रकार के संत थे, अलवार किस प्रकार के संत थे। कुल मिलाकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये नयनार और अलवार संतों के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं, तो कुल मिलाकर के 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, और यानी इसमें जो है नयनार जो है और ये अलवार है, ये सभी निम्न जाति के लोगों को सबको जो है सम्मिलित करते हैं। और इन जातियों के जो है थे, इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अपार, समदर, सुंदरार और जो है मणिक सागर उनके जो गीतों के संकलन। तो एक जो है नयनार संत है, और इनमें जो है इनके गीतों के संकलन में तेवरम और तिरुवाचकम में जो है इनके जो है गीतों के संकलन है। अलवार संत, जो अलवार संत है, ये ऊपर जो है ये नयनार संत है। तो यहाँ पे जो है ये 63 नयनार संत कैसे थे, ये निम्न जाति संबंधित जो है वो दिए गए। लेकिन ये अलवार संतों की संख्या जो है 12 थे, इनकी 12 संख्या है। वह भी विभिन्न जो है प्रकार की जो है पृष्ठभूमि से आए हुए थे। इनमें भी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है संत यहाँ पे दे रखे हैं। पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाला। तो एक जो है महिला यहाँ पे संत है, ये अलवार संत है, विष्णु की जो है उपासक है। तो अंडाला जो है महिला संत है, ये जो है इससे भी संबंधित पूछा जाता है। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखना। दर्शन और भक्ति में हम यहाँ पे देखते हैं
भक्ति आंदोलन संबंधित। शंकर का जन्म जो है, शंकर यानी शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे, यानी जो है जीवात्मा और परमात्मा जो है ये क्या कहते हैं, जो परम सत्य है दोनों एक ही है। तो यानी जो है जीवात्मा जो है किसका अंश मानते थे, परमात्मा का अंश मानते थे, कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को क्या बताया, मिथ्या बताया, झूठा बताया, माया बताया, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, ज्ञान मार्ग को अपनाने की बात की, अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज चार्य जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो रामानुजाचार्य जो है जो अलवार संत है इनसे जो है प्रभावित है। रामानुज ने जो विशिष्ट द्वैतवाद दिया है के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उनके अनुसार क्या है, आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद, आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद जो है अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी आत्मा की सत्ता अलग है और परमात्मा की सत्ता अलग है। दोनों जो है आत्मा परमात्मा से जुड़े होने के बाद भी दोनों अलग अलग, दोनों की सत्ता अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वसवना और वीर साहिबाद तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंधों को के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवना और अलामा प्रभु और अकमा महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर साहिबाद आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर साहिबों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति और तथा नारी के प्रति व्यवहार के प्रति के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के कह सकते विरुद्ध अपने प्रबल तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के जो है विरोधी थे। और 13वीं से 7वीं शताब्दी की तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। उन संतों में सबसे जो है महत्वपूर्ण कौन थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम और सकोबाई जैसी स्त्रियां। तो जो है यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो ये संत हुए हैं, संत कवि हुए, इनमें सखोबाई जैसी स्त्रियां और भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल में जो है ये विठल भगवान विष्णु को जो है ये विठल के उपासक थे, यानी भगवान विष्णु की जो है उपासना विठल स्वामी के रूप में करते थे। तो यहाँ पर जो है वीर साहिब जो आंदोलन है इसमें भी एक जो है महिला संत है अकमा महादेवी, यहाँ पर भी जो है अलमा पर्व अकमा महादेवी जैसे साथियों द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था बसवन और वीर साहिबवाद। तो विठल जो है, विठल यहाँ पे दे रखा है कि विठल जो स्वामी है विठल के उपासक थे, भगवान जो है विष्णु के उपासक है। तो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत ये विष्णु की जो है उपासक है। कभी भगवान विठल के उपासक थे, तो भगवान विठल के जो है उपासक थे, यानी विष्णु की जो है ये विठल स्वामी के रूप में भक्ति की। हम पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान भक्ति देव व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तने कहे पीर पराए जाने दे। तो ये किसने कहा था, जो है ये नरसिंह मेहता ने कहा था। नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन ने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। तो जो ये नाथपंथी है, सिद्धाचार है, योगी है, संसार का परित्याग करने की बात करते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन किया और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। इसके अलावा उन्होंने योगासन जो है किस पे वो बल देते, योगासन पे बल देते, प्राणायाम पे बल देते, चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर ये बल देते हैं। तो जो ये नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी है ये कठोर ये जो योगासन पे बल देते, प्राणायाम पे, चिंतन मनन और मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पे बल देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सूफी और इस्लाम और सूफी मत।
कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नुरुद्दीन बली जिन्हें जो है नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों की तरह जो है सूफी भी क्या मानते थे, तो ये सूफी और नाथपंथियों, सिद्ध और योगी ये जो है एक जैसे बात करती हैं, तो ये भी ये मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर के देखरेख में जिक्र का मतलब है नाम जाप, चिंतन, सामा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का जो है विकास किया है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव, यहाँ पे जो है बहुत सारी सूफी सिलसिलाओं का जो है विकास हुआ है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे हैं। तो 11वीं शताब्दी में जो यहाँ पर मध्य एशिया से आकर के यहाँ पर जो है बस गए थे। चिल्सी सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे जो है अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियों की एक जो है लंबी परंपरा थी, जो चिश्ती सिलसिला है। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और पंजाब में जो है बाबा फरीद थे। दिल्ली के जो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदान वाज गिसुद्द राज जो है ये कुछ जो है सूफी संत हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण शामिल होते थे। तो खानकाहों में जो है ये बैठकों का जो है आयोजन करते हैं, वहां पे जो है मिलते जुलते हैं। और दरगाहों में जो है ये क्या करते हैं, ये वहां पर जो उनका धार्मिक आयोजन इत्यादि होते हैं तो दरगाहों में करते हैं। तो ये जो है सूफी संत खानकाहों में इनकी जो है वहां पे मिलते जुलते हैं और भक्ति संबंधित वो चर्चाएं करते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधि यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली में लिखी गई है। तो ये जो है रामचरितमानस जो है अवधि में लिखी गई है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं क्या है, सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है में संग्रहित है। उनके जो है भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। तो ये जो है जो इनकी रचना है इनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के जो है शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है। तो ये जो है शंकरदेव विष्णु भक्ति पे, और असमिया भाषा में कविताएं तथा क्या किया है, नाटक लिखे हैं। उन्होंने नामघर, तो जो शंकरदेव ने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। मीराबाई जो है रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी थी। वो एक कृष्ण के प्रति समर्पित थी, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में क्या किया, अभिव्यक्त किया है। कबीर की काव्य की भाषा जो है कैसी थी कि भाषा बोलचाल की हिंदी थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। चौदह सौ 69 से 1539 तलवंडी यानी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जो है जन्म लेने वाले जो बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। करतारपुर में जो है इन्होंने जो है रावी नदी के तट पर डेरा बाबा वहां पर स्थापित किया था। में एक केंद्र स्थापित किया है करतारपुर में। तो नानक के जो है जन्म तलवंडी में हुआ था, और नानकाना साहब में, और करतारपुर में इनकी जो है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर जो है वहां पे बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो है उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को जो है नजरअंदाज करके क्या करते थे, एक साझी रसोई में जो है इकट्ठा खाते पीते हैं, और उसे जो है क्या कहा जाता है, लंगर कहा जाता है। तो लंगर व्यवस्था इनमें चलती है सिखों में। बाबा गुरु नानक के उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया, जैसे आज जो है क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। तो जहाँ पे जो है धार्मिक जो है उपासना की जाती है उसे गुरुद्वारा कहा जाता है।
और 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना जो है क्या किया था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या था, लहणा था। लेकिन जो है ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, तो यानी गुरु अंगद यानी गुरु नानक के अंग के रूप में इन्हें जाना गया, तो इन्हें जो है गुरु अंगद कहा गया। तो पहले गुरु नानक है, दूसरे जो है गुरु अंगद है, और इस प्रकार से जो है सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, और अंतिम जो है गुरु गोविंद सिंह थे, और उसके बाद गुरु परंपरा खत्म हुई। गुरु अंगद नाम का महत्व तो यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का जो है क्या किया, संग्रह किया है। संग्रह जो है एक नई लिपि जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था, तो जो है इन्होंने गुरुमुखी लिपि में जो है इसको संग्रहित किया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने जो है तीसरे गुरु, चौथे गुरु और 5वें गुरु, तो इन्होंने अपनी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह जो है, जो 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सब जो है इनका संग्रह किया। तो 1604 में क्या किया गया, इसको जो है संग्रहित किया, और गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने क्या किए थे, उनको जो है फांसी दी थी। इस संग्रह में जो ये है, जो गुरु अंगद ने जो है ये सारी जो है इन रचनाओं का संग्रह किया था। इन संग्रह में क्या है, शेख फरीद का भी इसमें जो है वर्णन है, इसमें जो है इनके भी रचनाएं हैं, संत कबीर की भी है, भक्त नामदेव की भी है, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों और संत और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। लास्ट में जिसमें गुरु तेग बहादुर है, इन सब की जो है इसमें वाणी और जो है गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया, संतों की। तो 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने जो है प्रमाणित किया। तो 1707 में जो है अंतिम जो है इसको प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, 10वें गुरु के बाद जो है कोई गुरु नहीं हुआ, गुरु ग्रंथ साहब को जो है गुरु माना जाता है, और ये इनका सिखों का पवित्र ग्रंथ है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। तो जो है ये अमृतसर जो है रामदास शहर जो है गुरु रामदास ने जो विकसित किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो खालसा संस्था जो ये पंथ है, इसका निर्माण 1699 में किसने, गुरु गोविंद सिंह ने किया। और ये एक जो है क्या बन गए, राजनीतिक जो है समुदाय बन गए सिख जो है। तो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय आप क्या बन गए, राजनीतिक सत्ता बन गया। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान और स्नान। तो ये जो है अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने जो है 3 उसका नाम किया है शब्दों का, नाम, दान और स्नान। आज उनके उपदेशों को जो है किस नाम से जाना जाता है, नाम जपना, यानी जो है सही ढंग से जो है नाम जपना, यानी जो है कीर्तन भजन करना, ईश्वर को जो है नाम सही से जपना, कीर्त करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो ये जो है इस रूप में याद किया जाता है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो इसको हम देखते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का किस प्रकार से निर्माण हुआ है। वास्तविक इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण मिलते हैं। तो जो है क्षेत्रीय संस्कृति है, इसका विकास जो है मलयालम भाषा का जो है सबसे पहले जो है कोई भी क्षेत्रीय जो अभिलेख है उसमें जो है मलयालम भाषा का सबसे पहले जो है प्रयोग मिलता है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। तो ये जो है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया लीला तिलकम, और व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय के। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाने वाले संकेत करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये संकेत करते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा थी और जो है संस्कृति जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो क्षेत्रीय संस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण यानी उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय
जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो जगन्नाथ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। तो ये जो है किसने निश्चय किया है? कि जो अनंत वर्मन है, इसने जो है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जो है भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का निश्चय किया, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाने का। इसके बाद जो है 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। तो कौन सा शासक ऐसा था जिसने जो है अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित किया था? तो अनंग भीम तृतीय ने। और स्वयं को जगन्नाथ का क्या किया? प्रतिनियुक्त घोषित किया कि मैं इनका जो है प्रतिनियुक्त हूँ और जगन्नाथ स्वामी का। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान है, उसे क्या कहा जाए, उस क्षेत्र को क्या कहते थे? राजस्थान वाले क्षेत्र को राजपुताना कहते थे। और राजपूत सूरवीरों की कहानियों या काव्यों को सुरक्षित, राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित जो है कौन गाते थे इनको? कौन जो है लिखते थे? चारण और भाटों के द्वारा जो है लिखी जाती थी। तो ये जो है राजपूतों के जो गीत है, इनकी कहानियां हैं, चारण और भाटों के द्वारा लिखी जाती थी और गाई जाती थी। अब यहाँ पे कथक है। तो इस प्रकार जो है कथक भी क्या था? उत्तर भारत में कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का जो है, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग जो है क्या है? संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यानी कथा मतलब कथा से निकला है। तो उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश का जो है मुख्य ये नृत्य माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य क्या हो गया? राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण को अर्जित किया और वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गई। और फिर जो है आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात दो घरानों में फली फूली, एक जो है राजस्थान यानी जयपुर जो है घराना और के राज दरबार में, और दूसरा है लखनऊ घराने में फली फूली। अवध का जो है अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक क्या हो गया? प्रमुख कला रूप में उभरा। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों में इसे मान्यता मिली है। तो जो है अन्य नृत्य है जिन्हें जो है ये समय शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं, जिनमें भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, ओडिसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुरी मणिपुर में, कथक जो है उत्तर प्रदेश में। और तमिलनाडु का एक है मोहिनीअट्टम और एक जो है इस समय एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल जो असम गए शास्त्रीय है, एक जो है वहाँ असम का भी है इस समय। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि कहाँ पर जो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीनतम लघु चित्रों तथा तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। तो जो प्रारंभिक जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि लघु चित्र इस पे अंकित किए जाते, तालपत्रों और लकड़ियों की तख्तियों पर अंकित किए जाते थे। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के इर्द गिर्द में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोली शैली। तो बसोली शैली कहाँ पे जो है विकसित हुई है? हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये जो है यहाँ के इर्द गिर्द ये जो है एक लघु चित्र की शैली थी जो बसोली शैली के रूप में विकसित हुई है। और ये जो है कैसी थी? साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है थी वो भानुदत्त की रसमंजरी। तो ये भानुदत्त की रसमंजरी ये जो है बसोली शैली पे ही आधारित है। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण जब हुआ था दिल्ली पे, दिल्ली के विजय के जो है परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुगल कार जो है मैदानी इलाकों को छोड़ करके कहाँ चले गए? ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो चले गए। तो मैदानी इलाकों को अनिश्चितताओं से बचने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और जो है जैसे उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में पहुंचे, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो हिमाचल परिणाम स्वरूप चित्रकारी की एक जो है कांग्रेस शैली। तो हिमाचल साइड में जब वहां गए तो वहां पर पहाड़ी शैली और जो है वो जो उनकी जो शैली थी उन चित्रकारों की
तो उस दोनों का मिश्रण करके एक जो है किस शैली का निर्माण और कांगड़ा शैली का निर्माण विकसित हुई है। ये जो कांगड़ा शैली में जो बनाए जाते हैं, नीले, ठंडे और हरे रंग सहित कोमल रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो है कांगड़ा शैली की एक विशेषता है। तो विषयों जो है काव्यात्मक रूप में इसमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पे बंगाल वाले क्षेत्र में देखते हैं। बंगाल वाले क्षेत्र में, तो बंगाल वाले क्षेत्र में कहा जा रहा है कि दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहां पर जो है क्या हो गए, वहां से गुप्त तो ब्राह्मणों को जो है बसाना उन्होंने शुरू किया वहां पे। तो किस समय जो है ब्राह्मणों को बंगाल में बसना शुरू हुआ, तो जो है गुप्तों के समय, गुप्त काल के समय जो है ब्राह्मणों को बंगाल में बसना शुरू हुआ। बंगाल में स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गाँव में जो है छान छपर वाली झोपड़ियों में जो है क्या करते थे, पूजे जाते। इन मंदिरों की शक्ल कैसे होती थी, आकृति जो है बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह होती थी, जिन्हें जो है दो चाला, तो दो चाला यानी 2 छतों वाली, उसे जो 2 चाला ऐसी जो है वहां पे मंदिर शैली थी, और चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। तो ये पे कहाँ पे जो है थी, तो 2 चाला का मतलब क्या है, 2 छतों वाले, चौचाला का मतलब 4 छतों वाली, ये कहाँ पे थी, बंगाल में। तो इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्टता बंगाली शैली का, और तो ये जो है बंगाली शैली है। इस प्रकार के जो वहां पर मंदिर बनाए जाते थे। मुगल साम्राज्य परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति में यहाँ देखेंगे, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1747 में दिल्ली पर जो आक्रमण किया। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लग गया। यानी इसने जो है बहुत से आक्रमण किए, 4-5 आक्रमण किए। 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई। तो मुगल काल में जो है जो यहाँ पे जोधपुर का राजा अजीत सिंह, इसको जो है मुगल काल में अकबर के समय पे यहाँ पे जो है गुजरात की सूबेदारी और अंबर के जो है जो राजा है सवाई राजा जय सिंह को यहाँ पे इसके मालवा की सूबेदारी दी गई थी। इनको यहाँ पे मालवा की सूबेदारी नियुक्त की गई थी और इसको जो है जय सिंह को जो है 1772 में आगरा की सूबेदारी भी दी गई थी। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिक राज्यत्व स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप ने 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, तो ये जो है सवाई जय सिंह है, राजा जय सिंह है, इसने क्या किया, इसने जो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोल या वैधशालाओं का निर्माण किया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो कितनी जंतर मंतर है, 5 है। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में है। अब यहाँ पे सिखों के बारे में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, हमने देख लिया। पूर्व और इसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। तो ये जो खालसा पंथ स्थापित हुआ 1699, इससे पहले और इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह किया। उन्होंने जो ये बंदा बहादुर है, इसके बाद इसने कमाल संभाली और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के जो है गढ़ करके अपने शासन को सार्वभौम बताया। गुरु गोविंद सिंह और जो है गुरु नानक वाले सिक्के इन्होंने ढाले और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को किस में जो है बांट दिया, जत्थों में, और बाद में जो है किस में बंट गए, मिसलों में संगठित किया। तो बाद में पहले जत्थों में बंटे और बाद में जो है मिसलों में बंट गए।
इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। तो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना जो है दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलती थी और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे, जिससे जो है गुरुमता या गुरु प्रस्ताव को जो है कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था की थी कि इसके अंतर्गत जो है किसानों से क्या किया जाती, इनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें क्या किया जाता था, संरक्षण प्रदान किया जाता। तो ये राखी व्यवस्था क्या है, ये भी ध्यान रखना। खालसा में 1765 में खालसा ने 1765 अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और इसमें से एक शासक महाराज रणजीत सिंह ने, जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाए। तो रणजीत सिंह ने जो है कहाँ अपनी राजधानी बनाए, लाहौर को अपनी राजधानी बनाए 1799 में। शिवाजी, मराठा देखते हैं, मराठा शिवाजी 1627 से 1680 तो ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से क्या किया है, की सहायता से स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो है क्या है, मराठा राज्यों में प्रभावी शक्ति किसके पास आई, चितवान ब्राह्मण के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों को जो है शासन में क्या करते थे, पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो जो शिवाजी के शासन में जो है ये पेशवा थे, ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है रहते थे। तो पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। मराठा राजधानी की मराठा जो पुणे जो है ये मराठा राज्य की राजधानी बनी मराठों की। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्षिण प्रायद्वीप के आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और स्वदेश मुक्त कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है 1730 के दशक तक जो है मराठा नरेश को क्या हो गया, समस्त दक्षिण के आधिपत्य के रूप में जो है मान्यता मिल गया और साथ ही इस क्षेत्र पे उन्हें कौन सा अधिकार मिल गया, इस क्षेत्र पे चौथ और स्वदेश मुक्त कर वसूलने का इनको अधिकार भी मिल गया। तो यहाँ पे जो है ये जो स्वदेश मुक्त और चौथ है, ये किस प्रकार के टैक्स है। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीके के रूप में इनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली और यहाँ पे जो है क्या हो गए, यहाँ पे जो है मराठों की हार हो गई है। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा। तो उज्जैन वाले क्षेत्र में कौन थे, सिंधिया, और इंदौर वाले क्षेत्र में होलकर। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, तो बाजीराव बल्लाल के नाम से बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो एक किसके पुत्र थे, पेशवा जो है ये जो है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। तो विंध्य के पार जो है मराठा राज्य का जो विस्तार किया, ये किसने किया है, बाजीराव जो प्रथम है, जिन्हें जो है बाजीराव बल्लाल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किया है। तथा वह मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते। तो इनके खिलाफ जो है सैन्य अभियानों के लिए मालवा, बुंदेलखंड और जो है गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए इनको जाना जाता है। शिवाजी 1630 में शाहजी और जीजाबाई से शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और इनका जन्म जो है शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, यानी इनकी जो है पिता शाहजी और माता जीजाबाई, और जो है अपनी माता और अभिभावक, यानी इनकी माता और अभिभावक, इनके जो है दादा कौन थे, दादा कोंडदेव
के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही क्या है विजय पथ पर निकल पड़े। यहाँ पे 1630 दे रखे, वैसे 1627 है। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ पर परस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। तो अपने विरोधियों के खिलाफ जो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है इसका प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य, तो इस जो है इनकी जो कर प्रणाली चौथ और स्वदेश। अब चौथ क्या है, जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। तो यहाँ पे जो है ये जो है किसरों में वसूला जाता था, 25% वसूला जाता था। जमींदारों द्वारा वसूला जो है भू राजस्व का 25% था। और सरदेश मुख क्या था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ताओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% था। तो ये जो है 9 से 10% जो है इसको वसूलते थे। भू राजस्व को 9 से 10% वसूला जाता था। अब यहाँ पे जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वास्तव कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के रक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके पर्वतीय क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पे जाटों की शक्ति, सूरजमल जाट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मल के सामान्य पराकाष्ठ पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राज्य राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किलों और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला, सूरजमल जाट ने बनवाया। इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। तो ये सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है। और इसी के साथ जो है ये इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मध्यकालीन भारत के इतिहास संबंधित या कक्षा 7 के एनसीईआरटी संबंधित, तो हमने देख लिया। और अब जो इसके अतिरिक्त परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाले हैं उनको हम जो है अगली वीडियो में लाएंगे, और जो एनसीईआरटी से अतिरिक्त होंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको जो भी छूट रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें छूट रही है, इसमें जो है सॉल्ट में है, और उसमें हम जो है जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको सभी उसमें लाएंगे। जैसे इसमें हमने सल्तनत काल में देखा, तो सल्तनत काल में हमें जो है 1-2 तथ्य ही मिले हैं, लेकिन उसमें जो है सल्तनत काल में हम इब्राहिम जो फिरोज तुगलक है उस संबंधित अलग देखेंगे, मुहम्मद बिन तुगलक संबंधित अलग देखेंगे, बलवंत जो उससे संबंधित अलग देखेंगे, रजिया बेगम से देखेंगे, इल्तुतमिश से संबंधित देखेंगे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक उससे संबंधित देखेंगे, अलाउद्दीन खलजी संबंधित देखेंगे, जलालुद्दीन खलजी संबंधित देखेंगे। तो जितने भी जो है उससे बनते हैं वो अधिक से अधिक उसमें महत्वपूर्ण तथ्य उसमें देखेंगे। तो थैंक यू। इसको जो है आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, अपनी परीक्षा की जो तैयारी उसको बिल्कुल जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।